फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओएमआर सीट क्या होती है। यहाँ एग्जामिनर जो होता है वो ओएमआर पर इस बार क्यों दे रहा है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके तहत आपका 50 नंबर और 20 नंबर में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। 50 नंबर आपको लिखित आते हैं और 20 नंबर आपके ओएमआर शीट पर आते हैं, मीन्स वो वैकल्पिक होते हैं। जिसका ओएमआर शीट पर अगर आप अच्छे से अंकन करेंगे तो उससे आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। लेकिन इसके पहले कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक पत्रिका भी जारी की थी, जिसमें यह बताया गया, स्पष्ट लिखा था कि इस बार ओएमआर शीट पर अगर एक भी गलती हुई तो उसमें 20 नंबर आपके माइनस कर लिए जाएंगे। लेकिन बाबू आपको बता दे रहे हैं वो दरअसल न्यूज वो फेक था, लेकिन वो सत्य भी हो सकता है। कारण क्या है, यदि आपने ओएमआर शीट पर गलत अनुक्रमांक भरा या फिर कॉपी की संख्या गलत भर दी तो इससे आपका ओएमआर शीट एक्सचेंज हो सकता है, जिसकी वजह से आपका 20 नंबर पूरी तरह से माइनस हो सकता है। तो ये गलतियों को आप बिल्कुल भी मत करिएगा, जिसकी वजह से आपका जो 20 नंबर कटने हैं वो आपको सेफ टू सेफ बचे रहेंगे। तो टॉपिक पर आते हैं, आप यहाँ पर ध्यान देना। देखिए बाबू, जो ओएमआर शीट पर आपके आर्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम इस वाले वीडियो में कवर किए हैं। आपका पूरा का पूरा 20 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तब आपका 20 नंबर पूरा मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले रंगों से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके, जो भी वैकल्पिक क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आ जाता है बाबू, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। प्राथमिक रंग या फिर मुख्य रंग, इसको दो ही नाम से जानते हैं। तो ये दो ही एक ही प्रकार का होता है। ये आरजीबी, क्या बाबू, आरजीबी, ये होता है प्राथमिक रंग या फिर मुख्य रंग। इन रंगों से ही सभी रंगों का उद्भव होता है। आरजीबी को कहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन रंग होते हैं जो कि प्राथमिक रंग होते हैं और मुख्य रंग होते हैं। इनको हम मुख्य रंग भी कहते हैं, मुख्य रंग कहते हैं। क्लियर है बाबू। अब ये प्राथमिक रंगों में से एग्जामिनर पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन से रंगों की उत्पत्ति हुई है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो आरजीबी रंग ये ही मुख्य होते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में भी जो प्रिंटर होता है उसमें भी यही तीन रंगों का सम्मेलन होता है, आरजीबी रंग का। क्लियर है बाबू। अब आगे देखते हैं कि द्वितीयक रंग क्या होते हैं। द्वितीयक रंग वो रंग होते हैं जो कि आरजीबी रंग के मिश्रण से ही उनका निर्माण होता है। जैसे आपका रेड और ग्रीन को मिला देंगे तो आपका बैंगनी रंग हो जाएगा, उसी प्रकार ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे तो कत्थे टाइप में हो जाएगा। तो इन कलर को अगर मिक्स करेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ नया रंग प्राप्त होगा। तो उन रंगों को हम कहेंगे द्वितीयक रंग। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि ये रंग प्राथमिक रंग से बनते हैं, प्राथमिक रंग के मिश्रण से, प्राथमिक रंग के मिश्रण से। क्लियर है बाबू। तो याद रखना कि प्राथमिक रंग के मिश्रण से जो भी रंग बनेंगे उन रंगों को हम द्वितीयक रंग कहेंगे। इसका कोई आपका कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं आपका, इसमें कोई ना कोई रटने वाली बात नहीं होती है। तो प्राथमिक रंगों से मिला हुआ द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। अब तृतीयक रंग क्या है, जो द्वितीयक रंग प्राप्त हो जाएंगे उन रंगों को अगर आपस में मिलाएंगे, ध्यान देना, जो द्वितीयक रंग आपको प्राप्त हुए हैं उन रंगों को अगर आपस में मिलाएंगे तो वो आपका तृतीयक रंग कहलाएंगे। तो ये द्वितीयक रंग से प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक रंग के मिश्रण से, द्वितीयक रंग के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। क्लियर है बाबू, प्राप्त। यहां पर ध्यान देना। अब उसके बाद ये तो समझ गए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक रंग क्या होते हैं। आप समझ लेते हैं कि उदासीन रंग कौन होते हैं। उदासीन रंग बाबू, इनका कोई एग्जैक्ट कलर होता है, लेकिन एग्जैक्ट कलर तो इनका होता है, लेकिन इनको उदासीन कहा गया क्योंकि इन रंगों का प्रभाव ये जहां पर पड़ते हैं उन रंगों को प्रभाव को खत्म कर देते हैं पूरी तरह से, इसलिए इनको उदासीन रंग कहा गया। तो इसमें मुख्यतः दो ही रंग आते हैं, काला और सफेद। काला और सफेद रंग, ये दोनों रंग उदासीन रंग कहलाते हैं। आप अच्छे से याद रखना, जिससे कि आपका एक नंबर ये जो माइनस में जाने वाला था वो आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है बाबू। आगे है गर्म रंग। गर्म रंग आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उन रंगों को हम गर्म रंग कहते हैं। ध्यान देना बाबू, जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाएगा उन रंगों को हम गर्म रंग कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम आपके लिए, जिन रंगों में लाल रंग का
प्रभाव होता है, लाल रंग का प्रभाव होता है, उसे गर्म रंग कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद ठंडा रंग समझ लेते हैं। ठंडा रंग को बाबू, जिन रंगों में नीले या हरे रंग का प्रभाव होता है उन रंगों को हम ठंडा रंग कहते हैं। क्या चीज? जिन रंगों में नीला या लाल, सॉरी नीला या हरा रंग का प्रभाव होता है, रंग का प्रभाव, क्लियर है, होता है, उन्हें ठंडा रंग कहते हैं, होता है, उन्हें ठंडा रंग कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब अगला है पेस्टल रंग। क्या होते हैं? पेस्टल रंग को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑयल पेस्टल रंग, एक होता है वाटर पेस्टल रंग। ऑयल पेस्टल रंग वो होते हैं बाबू जो वाटर मिलाने पर वो अलग हो जाते हैं। और याद रखना, पेस्टल रंग उन रंगों को कहेंगे जो कि बिल्कुल जिसमें सफेद रंग की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। मीन्स याद रखना ओस्टल, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, जिन रंगों में सफेद रंग की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं, उन रंगों को हम पेस्टल रंग कहते हैं। क्लियर है। यहां पर लिख देंगे हम सफेद रंग की मात्रा, सफेद रंग का प्रभाव लिखेंगे, सफेद रंग का प्रभाव अधिक होता है, प्रभाव अधिक होता है। क्लियर है यहां तक। अब आगे देख लेते हैं ओस्टवाल्ड चक्र। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। इसमें विरोधी कलर पूछ लेता है, विपरीत रंग पूछ लेता है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग पाए जाते हैं और नीला का विरोधी रंग क्या होता है, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछ लेते हैं। और आपको हम याद करने की ट्रिक बता देंगे, वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना, ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक है, इन्होंने एक रंग का चक्र बनाया था जिसमें कि एक रंग ऊपर था, उसका विरोधी रंग नीचे था। तो इसके सामने वाला रंग एक रंग का विरोधी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर है, बैगनी का विरोधी रंग होता है धानी कलर, और नीला का विरोधी रंग होता है पीला, ये क्यों? क्योंकि इसके विपरीत है। और नारंगी का होता है आसमानी, और लाल का होता है हरा। तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड ने जो चक्र का नाम दिया था, इसको हम कहते हैं ओस्टवाल्ड चक्र। इसमें रंगों का जो चक्र होता है, ये एक दूसरे के विरोधाभास को प्रकट करते हैं। ये आपको सहायता कहां पर देते हैं? जब आप कोई आलेखन बनाने वाले होते हैं, तो आलेखन में बैकग्राउंड जब रंग कलर करते हैं तो बाबू, तो याद रखना उसमें हम विरोधी रंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान देना, विरोधी रंग ओस्टवाल्ड चक्र में जितने भी रंग पाए जाते हैं उनके सामने वाला रंग, ओस्टवाल्ड में जितने रंग पाए जाते हैं उनके सामने वाला रंग विरोधी रंग कहलाता है। यहाँ पर देखो, नीला का विरोधी रंग कौन है? नीला के सामने वाला रंग है पीला, तो नीला का विरोधी रंग पीला हो जाएगा। क्लियर है। अब याद कैसे करेंगे? देखा, यहाँ पर आसमानी है तो आसमानी का हो जाएगा नारंगी, तो आना, क्या चाहिए बाबू? आना एक विरोधी रंग हो जाएगा। हरा से हाल, क्या कहेंगे? हाल। उसके बाद जैसे बैगनी से धानी, बैगनी का विरोधी रंग धानी, तो बैधा, क्या चीज? बैधा से हो जाएगा बैगनी का मतलब धानी, या धानी का बैगनी कलर। नीले का हो जाएगा पीला, नीपी, क्या चीज? नीपी। याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका ओस्टवाल्ड चक्र। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ऐसे सेम प्रक्रिया होती है आपके इंद्रधनुष में जितने रंग बनते हैं उसमें भी यही प्रक्रिया होता है, यही क्रम चलता है। बैगनी, नीला, यहाँ पर जामुनी भी होता है, इसका नारंगी का विरोधी रंग जामुनी भी होता है, आप कंफ्यूज मत होना। बैगनी, नीला, जामुनी, हरा, धानी, सॉरी धानी नहीं होता उसमें, पीला, नारंगी, लाल, ये क्रम होता है, वर्ण क्रम होता है जो कि आपके इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। वो भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? विबग्योर करके दर्शाते हैं। क्या चीज बाबू? विबग्योर करके दर्शाते हैं। VIB, विब, GYOR। यहां पर याद रखना कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, फैलाव बोलेगा तो याद रखना कि वायलेट रंग का होता है, मीन्स बैगनी रंग का होता है। वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन। क्लियर है बाबू? प्रकीर्णन सबसे अधिक, यहां पर सबसे अधिक का ये चिन्ह हम बना दिए हैं। बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। और तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ पर कम का निशान नीचे बना दिए हैं, तो याद रखना, ऊपर लिख दे रहे हैं, आपका नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। अब आगे देख लेते हैं, वही सेम प्रक्रिया ऊपर हो जाती है, रेड, आर से हो जाता है रेड। क्या चीज बाबू? रेड हो जाता है। तो रेड का याद रखना, प्रकीर्णन सबसे कम होता है,
तो सबसे कम प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन होता है आर का, रेड कलर का। अब यह बात करेंगे हम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड कलर की पाई जाती है। तो यहां पर लिखेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। क्लियर है बाबू यहां तक? तो याद रखना ये चीज कि जो इंद्रधनुष में जितने रंग पाए जाते हैं उनका क्रम क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये उनका रंगों का क्रम है। याद रखना ये चीज कि पूछ भी लेता है कि इंद्रधनुष के रंग में कितने, इंद्रधनुष में कितने प्रकाश पाए जाते हैं, या फिर पूछ लेगा कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, तो वो 7 रंग पाए जाते हैं। इन 7 रंगों को कैसे विभक्त किया जा सकता है, तो प्रिज्म लगाकर। एक प्रिज्म होता है, 3 साइड से कांचों का क्रम होता है, उनको हम प्रिज्म कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसमें सबके बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ये अधिकतर बनते हैं जो रंगों का प्रकीर्णन होता है या फिर तरंग दैर्घ्य होता है, ये अधिकतर बनता है। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं ब्रश का साइज जो होता है। अब ब्रश के प्रकार भी पूछ लेता है कि किस टाइप के ब्रश, जो हम आलेखन को कलर करते हैं तो राउंड करने के लिए किस टाइप के ब्रश का हम यूज करते हैं, मीन्स जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर को रंगने के लिए किस टाइप के ब्रश का हम यूज करते हैं। तो आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा, यहाँ पर ब्रश का जो प्रकार होते हैं उसको मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक वो ब्रश होते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, मतलब उसको इंसानों द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपका प्लास्टिक से बनाए गए ब्रश को हम सिंथेटिक ब्रश कहते हैं, संश्लेषित ब्रश कहते हैं। क्लियर है बाबू? नेचुरल ब्रश वो होते हैं जो जीवों के बाल से बनते हैं, जो ब्रश जीवों के बाल से बनते हैं उनको हम प्राकृतिक ब्रश कहते हैं। ये ब्रश काफी कॉस्टली मिलते हैं, बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन जो संश्लेषित ब्रश होते हैं ये ज्यादा सस्ते होते हैं, ये हैंडमेड होते हैं, मनुष्य द्वारा ये बनाए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और प्राकृतिक ब्रश में क्या होता है, ये जंतुओं के बाल को इकट्ठा करके उनसे ब्रश बनाया जाता है। और इनमें आगे देखेंगे कि जो नेचुरल होता है, नेचुरल ब्रश का यूज हम अधिकतर वाटर कलर के लिए करते हैं। जो वाटर कलर होता है, जल रंग होता है, उन्हीं का यूज करके हम नेचुरल ब्रश से उसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर ब्रशों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कार्य के आधार पर जैसे कि आप जानते हैं कि जो दीवार पेंट करने के लिए आता है उसको हम चपटे ब्रश से करते हैं, चपटे ब्रश से करते हैं। और गोल ब्रश से किसी करते हैं, जो छोटी छोटी बहुत ज्यादा बारीकियां होती है वहां पर गोल ब्रश का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको इमेज में देख पा रहे हैं चपटा ब्रश और गोल ब्रश को कैसे दर्शाया जाता है। क्लियर है बाबू? अब आगे देख लेते हैं, जो गोल ब्रश होता है इनके कुछ साइज होते हैं और चपटे ब्रश के भी कुछ साइज होते हैं। साइज डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा लंबा है या फिर पतला है, ये डिपेंड करता है उनके साइज पर। तो यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है 400 से, मतलब 40 से। देखना 1 2 3 4 जीरो है, ये ब्रश का साइज है, मतलब सबसे बारीक वाला ब्रश होता है जिसमें 4 जीरो रहते हैं। उसके बाद आ जाता है 3 जीरो वाला, उसके बाद डबल जीरो वाला, फिर सिंगल जीरो वाला, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये बढ़ता हुआ चला जाता है। ये दोनों ब्रश के साइज का होता है, गोल भी और चपटे भी, दोनों ब्रश का ये साइज यही होता है। लेकिन चूंकि वो चपटे होते हैं इसलिए उनके, जैसे यहां पर देखना थोड़ा सा इमेज में हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपका चपटा हम ब्रश बना दे रहे हैं। ये आपका ब्रश बन गया, ये हो गया चपटा ब्रश। क्लियर है बाबू? ये चपटा ब्रश हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, ये इसमें भी इसका साइज तो जरूर होगा और साइज इसी में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ, और वैसे गोल ब्रश का भी इमेज बनता है। गोल ब्रश का कैसे बनेगा बाबू, आपको बता दे रहे हैं। ऐसे एक लकड़ी रहेगी और इसमें एक बहुत पतली सी रेखा रहेगी, उसको हम गोल ब्रश कहते हैं। चपटा ब्रश और गोल ब्रश में अंतर समझ में आया? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चपटा ब्रश है और गोल ब्रश है उनका जो पॉइंटेड है, पॉइंट मतलब जो हेयर लाइक संरचना है, उसमें देखेंगे कि जो छोटा बड़ा है mm टाइप में लिखा हुआ है, तो वो आपका गोल और चपटा ब्रश का साइज को डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि गोल और चपटा ब्रश है। अब इनका हम यूज समझ लेते हैं। देखना बाबू, चपटे ब्रश का यूज हम बड़ी जगहों को पेंट करने के लिए करते हैं, जहां पर ज्यादा जगह होती है वहां पर हम चपटे ब्रश का यूज करते हैं। लेकिन गोल ब्रश का यूज वहां करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारीकियां होती हैं, वहां पर गोल ब्रश का यूज किया जाता है।
अब आपको एग्जाम में कैसे पूछ लेता है कि आलेखन बनाते वक्त हम बॉर्डर को किस नंबर के ब्रश से उसको कलर करें। क्लियर है। अब वहां पर ऑप्शन में दे देता है 1 2 3 4 या 0 ऐसे करके दे देता है। तो आप याद रखना, हम जीरो से लेकर 3 नंबर के ब्रश तक का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड है किसके, कि आपका जो आकार है मीन्स जो आलेखन है उसका बॉर्डर कितना मोटा है। क्लियर है बाबू। तो आप अधिकतर हम 0 नंबर के ब्रश का यूज करते हैं। क्लियर है। 0 नंबर के ब्रश का यूज करते हैं, या फिर अगर 0 ऑप्शन में 0 नहीं है तो आप 1 मारना, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब अगला आ जाता है कि चपटे ब्रश का, तो बता दिए कि चपटे ब्रश का हम बड़ी जगहों पर यूज करते हैं इसका। अगला आ जाते हैं पेंसिल से रिलेटिव, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लेता है कि कौन सी, जैसे HB होती है, 2B होती है, 3B होती है, 4B होती है, H पेंसिल होती है, B पेंसिल होती है, इनके टाइप्स को हम समझ लेते हैं और इनका यूज कैसे होता है। तो समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले पेंसिल को हम, पेंसिल बना किससे होता है बाबू, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट और चारकोल का 2 प्रकार से पेंसिल का निर्माण होता है। एक होता है ग्रेफाइट वाला पेंसिल, ग्रेफाइट, एक होता है चारकोल का। चारकोल, चारकोल मतलब कोयला होता है बाबू। याद रखना कि ग्रेफाइट का जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 वाली नटराज की पेंसिल यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे कई कंपनी के पेंसिल हैं जो कि यूज करते हैं, तो वो ग्रेफाइट की पेंसिल होती है। और चारकोल की पेंसिल वो होती है जो कि बहुत ज्यादा डार्क को दिखाने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज किया जाता है। इसमें आगे देख लेते हैं, जो ग्रेफाइट वाला पेंसिल है इसके जो टाइप्स होते हैं ये कठोर से जाते हैं, हार्ड। यस का मतलब होता है हार्ड। यहां पर देखना कि देखो HB का मतलब होता है बाबू हार्ड ब्लू, सॉरी हार्ड ब्लैक। हार्ड ब्लैक मतलब कठोर और ज्यादा काला। तो यहां पर शुरुआत करते हैं H से। H जो होता है ये हार्ड को दर्शाता है, ये कितना कठोर है ये पेंसिल। हार्ड वाले बहुत ज्यादा चलते नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब उनको बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है। तो शुरुआत होता है H से, उसके बाद 10H, 9H, 8H ऐसे करके ये 4H तक हार्ड पेंसिल को दर्शाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकतर हम हार्ड पेंसिल का ही यूज करते हैं जो नॉर्मली लिखा जाता है। उसके बाद मध्यम, मीडियम जो होता है, मीडियम पेंसिल का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें कोई ना कोई जैसे चित्र उत्र बनाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम मीडियम टाइप की पेंसिल का यूज करते हैं। वो थोड़ा सा ब्लैक होती है और थोड़ा सा कम भी ब्लैक होती है, उसमें कई तरह की क्वालिटी आ जाती है। देखिएगा यहाँ पर जो 3H है, मतलब यहाँ पर ये हार्ड का ही अगला भाग होता है। जितना हार्ड, जितना कम होता जाएगा वो मीडियम में आ जाएगा। क्लियर है। ये बहुत ज्यादा कठोर होता है, ये थोड़ा सा मीडियम टाइप में होता है, उससे कम होता है हार्ड वाले, मीडियम वाला पेंसिल। अब ये धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। 3H, 2H, H, F, HB, उसके बाद B। और जहां से HB शुरू हुआ इसको कहते हैं हार्ड ब्लैक। क्या कहेंगे बाबू, हार्ड ब्लैक, कठोर और ब्लैक कहेंगे। अब फिर उसके बाद लास्ट में बचेगा ब्लैक खाली। अब काला आ गया। अब काले के बाद यहां से शुरू हो जाता है चारकोल पेंसिल का यूज। हालांकि ये ग्रेफाइट पेंसिल का यूज जो होता है वो HB में यूज होता है और B में भी यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम डार्क रहते हैं, कम काले रहती हैं। और चारकोल पेंसिल जो होता है बाबू वो बहुत ज्यादा डार्क रहता है। चारकोल पेंसिल एक बार चलाने के बाद वो इरेजर से मिटता भी नहीं है जल्दी, इसलिए अधिकतर जो पेंटर होते हैं, मतलब जो स्केचर होते हैं, स्केच बनाने वाले होते हैं, वो लोग अधिकतर ये मीडियम टाइप के पेंसिल का यूज करते हैं। और जब लास्ट में शेडिंग देने की जरूरत होगी तब वहां पर वो 2B पेंसिल का यूज करते हैं, 3B का। ऐसे ब्लैक होता हुआ ये साइज को डिपेंड करता है, मतलब मोटा होता चला जाएगा। जैसे आप इमेज में आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तरीके से, ये जो मृदु पेंसिल है और ब्लैक है, ये डिपेंड करता है इनके जो मोटे साइज, पतले से ले जाकर मोटा मोटा होता हुआ चला जाता है। क्लियर है बाबू। यहाँ पर ये होता है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B। ये उनके साइज को डिपेंड करता है कि मोटा होता हुआ चला जाएगा। जैसे यहाँ के आप देख पा रहे हैं ये पेंसिल है, नोक है, तो ये नोक हम मान लेते हैं कि 2B का है। अब ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा तो 3B हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तो 4B हो जाएगा, 5B हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके मोटाई इसकी बढ़ती जाती है। तो ये इसका पेंसिल का साइज भी डिपेंड करता है आपका आर्ट कैसे बना रहे हैं। क्लियर है बाबू। तो यहां पर याद रखना, ये जितना आप टॉपिक बताए हैं आपको, ये आपके 100% है कि एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके यहां से नहीं, मतलब कला से रिलेटेड थोड़ा सा बाहरी ज्ञान से पूछ लेता है। जैसे अजंता की गुफाओं में किन महापुरुषों का उल्लेख मिलता है,
तो वहां पर कितनी किनकी कलाकारी मिलती है, ये वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहाँ पर बाबू ध्यान देना कि जो कला शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। तो याद रखना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, संस्कृत भाषा से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब क्यों हुई है ये भी बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका वर्णन, इसका यूज किया गया था, मतलब इसका प्रयोग, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऋग्वेद पूरी तरह से संस्कृत में वर्णित है, संस्कृत भाषा में उसका वर्णन किया गया है, इसलिए कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं अजंता की गुफा। अजंता की गुफा ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई जिसको कहते हैं ना, तो वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें बुद्ध का स्मारक का निर्माण किया गया, बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध थे उनका निर्माण किया गया है। और कितने चट्टानों को, 29 चट्टानों को काट कर बुद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। क्लियर है बाबू। आगे देख लेते हैं कि इनका जो किस सन में इनका निर्माण हुआ है, तो ये द्वितीय शताब्दी में, सन तो तब नहीं चलते थे, तब सदी चलती थी, शताब्दी चलती थी। क्लियर है। तो निर्माण बात करेंगे तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उसका निर्माण हुआ है, मीन्स बुद्ध धर्म का जो स्मारक बना है उसका निर्माण हुआ है। और किस धर्म का चित्रण मिलता है, तो बौद्ध धर्म का उसमें स्पष्ट चित्रण मिलता है। बुद्ध भगवान का, जो महात्मा बुद्ध थे, उनका बचपन से लेकर जो अब तक वो खत्म नहीं हुए तब तक का उनका, शुरू से लेकर अंत तक उनका चित्रण किया गया है। और किस काल में इसका चित्रण किया गया था, तो याद रखना बौद्ध काल में इसका चित्रण किया गया था। अगला देख लेते हैं ऊंट की खाल पर चित्रांकन। ऊंट की खाल पर चित्रांकन मतलब जो ऊंट होता है ना बाबू, तो आप जानते हैं कि ऊंट अधिकतर कहां पर पाए जाते हैं, राजस्थान में। तो दिमाग आपका ऑटोमेटिक जा रहा है कि ये कि पूरी तरह से राजस्थान से ही संबंधित है। राजस्थान में बीकानेर शैली इसका निर्माण करती है, मतलब ऊंट की जो खाल होती है उस पर चित्रांकन करती है। किस शैली में, बीकानेरी शैली में इसका चित्रांकन करती है। इस कला को क्या कहते हैं, उस्ता कला के नाम से ये भी प्रसिद्ध है। क्लियर है। बीकानेर शैली या फिर उस्ता कला के नाम से प्रसिद्ध है ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला कब सामने आई, 15वीं शताब्दी में ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आई थी। आगे देख लेते हैं राजपूत पेंटिंग। राजपूत, याद रखना बाबू कि अधिकतर राजस्थान में राजपूताना चलता था उस समय। चूंकि 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो उस समय राजपूत पेंटिंग का निर्माण जो हुआ था वो आनंद कुमार स्वामी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजकुमार पेंटिंग का संबंध किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में कई दे देंगे आपके, तो आप याद रखना आनंद कुमार स्वामी से इसका संबंध है, स्पष्ट। अगला देख लेते हैं राजस्थान की मोनालिसा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप मोनालिसा का इमेज जानते हैं कि वो एकदम एक स्त्री का इमेज बनता है, चित्र बनता है। लेकिन जो राजस्थान की मोनालिसा है वो बनी ठनी के नाम से प्रसिद्ध है। बनी ठनी के नाम से राजस्थान की मोनालिसा प्रसिद्ध है। इसका संबंध होता है, संबंध जो शैली है, जो जिस शैली में बनी ठनी का निर्माण किया गया है वो किशनगढ़ शैली है। क्लियर है बाबू। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का निर्माण किया गया है। अगला है किशनगढ़ शैली प्रधान विषय। किशनगढ़ शैली का प्रधान विषय क्या है, वहां पर जो किशनगढ़ शैली बनाया जाता है किस शैली में बनाया जाता है, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो जो महिलाएं थी उन्हीं का चित्रण वो अधिकतर करता था किशनगढ़ शैली का। तो यहाँ पर ध्यान देना, नारी सौंदर्य का वो अधिकतर चित्रण करता है बीकानेर जो किशनगढ़ शैली है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे है मुमल चित्रकला शैली। मुमल चित्रकला शैली जैसलमेर से संबंधित है। अब यहाँ पर देखना कि मुमल का मतलब क्या होता है। मुमल का मतलब ये होता है बाबू जिसमें औरत और पुरुष को दोनों की दिखाया जाता है, या फिर कोई ना कोई राजस्थानी या फिर गलाइचा टाइप में जो भी चित्र बनता है उसको वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाया जाता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं वो मुमल चित्रकला शैली है जो कि जैसलमेर से संबंधित है। क्लियर है बाबू। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसलिए अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बाबू मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।